15 विद्याओं के ज्ञाता तोता की 5 अनमोल बातें। तोता की 5 अनमोल बातें दोस्तों आज हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। चलिए हम कहानी शुरू करते थे। राजा भोज 14 विद्या निदान राजा थे, जो उस समय राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं है जिन्हें उन्हें बुद्धिमत्ता से हरा सके। लेकिन यह कारनामा किया एक बाजीगर ने, जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उनका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले भिक्षा में क्या दे सकते हैं। एक काम करो, तुम राजा के महल चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वह तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा, चलो ठीक है, बहुत सुना है राजा भोज के बारे में। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा भोज के कार्य से मुक्त होने का इंतजार करता रहा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा भोज बाहर आ गए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से शीघ्र खड़ा हुआ और राजा भोज के पास जाकर पहुंचा और बोला, मैं एक बाजीगर हूँ महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ। गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करना हूँ। मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं, इसीलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूं। राजा भोज घमंड में, अरे बाजीगर, तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्या निदान राजा हूं, मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञान भी पस्त है, और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? बाजीगर, महाराज मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की यूं बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं ना तो मेरी प्रजा ही खुश हो जाएगी, मैं नहीं खुश तो मेरी प्रजा तो कम से कम आपका खेल तमाशा देखकर खुश हो जाएगी। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहां राजा के साथ उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंका। फेंकते के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहां मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देखकर हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई कि आकाश में ही घुस गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेशा आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत कराने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसे कथन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवता की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरियत में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध छुड़वा कर आओ,
लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत कराकर नहीं आ जाता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस आते ही मैं आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा। राजा भोज, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते हो तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा भोज ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया जो आकाश में जा रही थी। सभी की निगाह बाजीगर पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे वह चढ़ता गया उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब वह बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर को गए हुए काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी जन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना के परे था और लोगों के मन में एक रहस्यमय सवाल बन गया। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम्म से धरती पर गिरा। कटा पैर देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर दूसरा पैर आ गिरा। फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गिरे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे हुए अंग देखकर बाजीगरनी जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ आदि लोगों ने बाजीगर के कटे अंगों को देखकर काफी विचार विमर्श किया। अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कटे अंगों को चिता देने का आदेश दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते बोली, बाजीगरनी, महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियों ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, तो यूं सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बाजीगरनी ने हट कर ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती करो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उभर नहीं पाओगे। श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी तो राजा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बाजीगर के साथ बाजीगरनी को भी सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यही समाप्त नहीं हुई थी। असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा है। बाजीगर को यूं उतरता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी कला? मैं आकाश में जाकर वापस आया हूँ। राजा और प्रजा एक मूर्त की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी आवाज मुख से ना निकली। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते और एक पल उसकी चिता को, जो अभी तो ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के मुख से बाजीगर के लिए प्रशंसा के स्वर नहीं निकले तो उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की आशा भी नहीं रखना चाहता हूँ। हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए।
जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा भोज को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं लांछन लगते हुए नहीं देख सकता। राजा भोज, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ फती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके जाने के बाद सारी कहानी बताई। बाजीगर, महाराज, आप एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने ही मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। राजा भोज, भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाऊंगा? बाजीगर, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मेरी बाजीगरनी जैसी सुंदर और रूपमती स्त्री पूरे संसार में नहीं है, और न ही आपकी कोई रानी इतनी सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया है, वह तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा? बाजीगर, मैं नहीं जानता था कि एक 14 विद्या निदान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? या फिर आपके मन में कपट आ गया? मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं नहीं आता आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और जब मैं अपनी पत्नी आपसे मांग रहा हूँ तो आप नाटक कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भी भिक्षा या दान नहीं चाहिए, आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। राजा बोला, बाजीगर, तुम्हें जो सजा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। बाजीगर, महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाले तो तब आप क्या करोगे? राजा भोज, यदि तुमने बाजीगरनी मेरे महल से निकाल दी तो यह सारा राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम बाजीगरनी को मेरे महल से नहीं निकाल सके तो तुम क्या करोगे? बाजीगर, महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो मैं जितना राजपाट आपका है इससे 2 गुना मैं आपको दूंगा। राजा ने हामी में अपना सिर हिलाया। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उसके पीछे राजा भोज, उनकी रानियां, मंत्रीगण, समस्त प्रजा भी बाजीगर के पीछे पीछे महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरनी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, अब हम चलते हैं। ऊपर से आवाज आई, आती हूँ जी। बाजीगरनी की एक कच्छ से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बाजीगरनी को देख राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जहां सबके सामने सवालों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन जवाब का एक कण नहीं दिख रहा था। बाजीगर, अब बोलिए राजा, क्या सफाई देंगे आप? राजा भोज, मैं नहीं जानता यह कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूँ जो अपनी शर्त अनुसार यह राजपाट आपको सौंपना चाहता हूँ। बाजीगर, राजा, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था, और यह थी मेरी 15वीं विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते। जाते जाते जब बाजीगर और बाजीगरनी ने अपने असली रूप दिखाए तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था वह एक तिनके की भांति बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरनी के भेष में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। भगवान शिव और माता पार्वती के महल से जाने के बाद राजा भोज गहन चिंता में फंस गए जाते थे कि वास्तव में 15वीं विद्या है, बड़ी कमाल की है, जिसने मेरे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। अब राजा के आगे एक समस्या थी कि इस विद्या को सीखा कैसे जाए। अचानक राजा को ख्याल आया,
भगवान शिव और माता पार्वती का, जो उनके महल से काफ़ी दूर जा चुके थे। राजा तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हुए और भागते भागते महल के बाहर पहुँचे। फिर उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं जहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। दूर से ही राजा को वह दोनों नजर आए। उनके पास जाते ही राजा भोज भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले, हे कृपा निधान, आप मेरी समस्या का समाधान करके ही जाइए। भगवान शिव, महाराज आप तो 14 विद्या निधान शासक हैं, दूर दूर तक आपके नाम की छवि है, फिर आपको क्या समस्या हो सकती है। राजा भोज, हे कृपा निधान, वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसी धारणा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। भगवान शिव, तो अब बताइए आप मुझसे क्या चाहते हो। राजा भोज, हे भगवान शिव, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है, यह बेहद कठिन परिस्थितियों भरा रहता है, जिसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। न जाने इसे सीखने में कितना समय लगेगा, तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा भोज, नहीं नहीं महाराज, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो मैं करूँगा, चाहे कितना भी वक्त लग जाए मैं वक्त निकालूंगा, कृपया आप मुझे रास्ता दिखाएं। भगवान शिव, तो ठीक है, यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा अमरा गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता है। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहाँ अमरा गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफ़ी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वह आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए वहाँ बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वह आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। और इतनी बात कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा भोज अपनी नगरी में वापस आए और अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए बोले, देखो, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखोगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वापस आने से मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करना, प्रजा को कोई कष्ट ना होने पाए। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, राजा भोज की 2 रानियां थीं। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुवती। नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। सत्यवती एक पवित्र रानी थी। वह महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या, पानी तक भी नहीं पीती थी। दूसरी ओर रानी भानुवती थी। उसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब, रानी भानुवती का चरित्र ठीक नहीं था। राजा भोज पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में कितना वक्त लगे। यह वक्त 1 वर्ष का भी हो सकता है और 12 वर्ष का भी, या फिर उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरे वापस आने तक आप सावधानी में रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें छलक आई और बोली, हे राजन, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती, भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी नहीं निश्चित है।
कृपया आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। राजा भोज: नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार से जा रहा हूँ वहाँ पर स्थितियों का जाना वर्जित है, तो कृपया आप मेरे काम में बाधा ना डालें। सत्यवती: महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके दर्शन किए बगैर मैं भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीती हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। राजा भोज: ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूँ, आप इसको भोग लगा करके भोजन कर लेना। और राजा भोज ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा भोज चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ वहाँ काफ़ी उलझना भरा रास्ता है। न जाने मेरे साथ क्या क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूछ का बाल देकर जा रहा हूँ, इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊँगा आपसे सबसे पहले अपनी मूछ का बाल मांगूंगा। तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ और यह बात गुप्त रखना, किसी को बताना मत। रानी ने मूछ का बाल लिया और एक डिबिया में कैद करके उसे गुप्त जगह पर संभाल कर रख दिया। 15वीं विद्या की खोज में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नाई को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नाई के पास राजा की सूचना पहुंचाई। जैसे ही नाई को पता चला कि उसे राजा भोज ने याद किया है, वह तुरंत राजा भोज के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नाई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। तो दोस्तों, राजा भोज और नाई दिन में तो सफर करते और रास्ते में कोई नगरी आती तो वहीं पर ठहर कर रात को विश्राम करते। नाई का काम था नगरी से बाहर बाजार में जाकर सामान लाना, खाना बनाकर राजा भोज को खिलाना। ऐसे ही रात और दिन चलते चलते काफ़ी दिन बाद राजा भोज व नाई उस जंगल के पास पहुंच गए। चूंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़ों को बाहर ही छोड़कर राजा और नाई तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा के बाद राजा भोज बाबा अमरा गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। राजा भोज ने देखा कुटिया का दृश्य काफी सुनहरा था। बाबा की सुंदर कुटिया बनी है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा के धूड़ों में धुआं उठ रहा है। माँ ऐसे मृग छाला पर बैठे बाबा तपस्या में लीन है। ऐसे लग रहा है बाबा बड़े ध्यान में है। राजा भोज और नाई बाबा अमरा गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन 1 सप्ताह हो गया, बाबा तो आंखें ही नहीं खोलते। तो राजा भोज ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हैं हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और दोनों आश्रम में काम करने लगे। नए और फूल लगाकर नए फूल लगा रहे हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं, बाकी को साफ सफाई गए और सूखी लकड़ी लाकर धूड़ा के पास इकट्ठी कर देते और आराम से रहने लगे। 1 महीना बीत गया, तब कहीं जाकर बाबा अमरा गुरु ने आंखें खोले और अपने सामने एक राजा व एक नौकरों को बैठा देखा। तो हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ और अपना परिचय दो, क्योंकि तुम इतने भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर अगर मेरे पास आए हो तो जरूर कोई अवश्य कार्य ही होगा। इतनी बात सुनकर राजा भोज व नाई बाबा के पास आए और चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, हे महाराज, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा,
बोलो बच्चा, क्या समस्या है? राजा भोज: महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। कृपा आप मुझे 15वीं विद्या का दान दे दो तो आपकी बड़ी कृपा हो। बाबा: ओह ओह बालक, तू तो बहुत ही बड़ी समस्या लेकर आया है, किंतु एक बात बता, तू मुझे मेरा पता किसने तुझे बताया? राजा भोज: महाराज, एक बाजीगर ने। बाबा: ठीक है, परंतु राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बड़ी कठिनाइयाँ आएगी, क्या आप कर पाओगे? राजा भोज: महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का दृढ़ कर मुकाबला करूंगा। कृपया आप मुझे सही राह दिखाइए। बाबा: तो ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करना, लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है, आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आओगे तो दूसरा शरीर मर जाएगा। जी हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। मालूम नहीं कितना समय लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? राजा: ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा: कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बैठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने की सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ था एक भयंकर समस्या का सिलसिला जिससे राजा अभी भी अनजान थे। दोस्तों, जब राजा भोज को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो नाई भी राजा भोज के पीछे बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा भोज के साथ साथ मंत्र रट लिए थे और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्षों तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते उसे नाई भी तुरंत अपने जहन में बैठा लेता, यानी रट लेता, और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे वैसे नाई भी मन ही मन मंत्र का जाप करता रहता। कहने का मतलब 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ ही साथ नाई भी सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई है। अब आप अपने राज्य जाकर अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु की बात का मान रखते हुए हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। अगली सुबह राजा भोज ने अपने गुरु अमरा को प्रणाम कर एवं चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी अपनी प्रसन्नता के भाव मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाने को कहा। अब राजा भोज नाई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिया। अब घोड़े तो थे नहीं, इसलिए पैदल ही बातें करते करते चले आ रहे थे। तो दोस्तों, अब आगे क्या होता है कि नाई के दिल में कपट जाग उठा। नाई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नाई से राजा भोज बनने की साजिश। राजा को अपने व्यवहार की ओर आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनजान थे। तो नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नाई, क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम नजर आ रहे हो। नाई: महाराज, मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा ना मानो तो बताऊं। राजा भोज: नाई, जो भी बात है खुलकर बताओ। नाई: महाराज, मैं यह कह रहा हूँ कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र न बन जाओ। राजा बोल: बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है,
आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। नाई: महाराज आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नाई थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर लेकर भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज इस मरे हुए तोते में आपके प्राण अपने प्राण आप डाल दीजिए। राजा भोज: ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा भोज का शरीर अचेत होकर गिर गया। इधर नाई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा था। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। कहने का मतलब यह है, राजा भोज तोता बन गए और नाई राजा भोज बन गया। राजा भोज, जो कि तोते के शरीर में देखकर चकित हो गए कि नाई ने यह विद्या कैसे सीख ली, और बोले, अरे नाई, यह तूने क्या कर दिया? तू तो मेरे शरीर में क्यों आ गया? तुम मेरे शरीर का रूप क्यों ले लिया? नाई: महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी थी। राजा भोज गुस्से में: नाई, तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा भी कैसे की? इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस जा और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। नाई: मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ क्या, जो अपने शरीर में वापस जाऊंगा? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है, इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता। और आप तो एक तोते को, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? आप तो तोता हो गए हैं। मैं यह शरीर किसी भी हालात में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वह सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। अब नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा, जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा और उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। अब क्या कर सकता हूँ? और तोता बैठा बैठा रोने लगा। इधर नाई, जो कि राजा भोज के शरीर में था, लकड़ियाँ और फूस को इकट्ठा किया और अपने नाई के अचेत शरीर को जलाकर राख कर दिया। राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। नाई ने छल द्वारा खुद को तो राजा भोज बना लिया, लेकिन राजा भोज बेचारे तोता बनकर उसी बिया वन जंगल में, एकदम विराट जंगल में भटकते रहे। धोखेबाज नाई रात दिन पैदल सफर करता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेशा सुनकर दरबार के सभी मंत्रीगण व अन्य सदस्य प्रसन्नता से व्याकुल हो बैठे। बैंड बाजा, फूल माला, अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। परिणाम स्वरूप हुआ यही, कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाया कि यह असल में राजा भोज है या कोई और। राजा का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया जाने लगा। अब उसके आने की खुशी में महल को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना पहुंचा देगी कि महाराज अपना जरूरी कार्य निपटाकर 12 वर्षों बाद अपनी नगरी में वापस आ गए हैं। खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। चूंकि नाई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था, इसीलिए उसे उनके साथ विचार विमर्श करने में किसी भी उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफ़ी प्रसन्न थे। दरबार में सभी जन से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नाई था, महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पर पहुंचा तो वहाँ काफ़ी सुंदर छत की नौकरानी उसका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल की झड़ियाँ लेकर खड़ी थी। लेकिन राजा बना नाई रानी को वहाँ मौजूद न देखकर बोला, रुक जाओ,
रुक जाओ दाफियों, अब हम तब तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुन तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बना नाई ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम कितने वर्षों बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नजदीक आइए, हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। सत्यवती, महाराज मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको हमारे कक्ष में भी लेकर चलूंगी, किंतु आप पहले हमें यह बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? राजा नाई, रानी ऐसी बेवकूफ़ भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती है। भला 12 वर्षों पहले की छोटी छोटी मोटी बातें कौन याद रखता है। आप आइए, हमारी आरती करिए। सत्यवती, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा वरे नाई को मन ही मन सोचा, यह रानी तो बहुत ही तेज और उलझी हुई लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर नाई ने अपना रुख भानुमति के महल की तरफ कर लिया। जब नाई रानी भानुमति के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुमति पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उनकी आरती उतारी की और अपने कक्ष में लेकर गई। रानी भानुमति के महल में नाई ने खूब सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमति को तो नींद आ गई, किंतु नाई को कहाँ नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में बस एक ही डर बैठा जा रहा था कि एक चिंता सताए जा रही थी कि वह चिंता थी क्या, उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा भोज बसे थे जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता उड़ता नगरी तक ना आ जाए पहुंचे, कहीं मेरे सारे भेद ना खुल जाए। इस समस्या से निदान पाने के लिए नाई एक खतरनाक योजना बनाने लगा। यहाँ तो नाई अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए योजना पर योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ राजा भोज, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनकर उसी बियावन जंगल में भटक रहे थे, तो आइए अब एक नज़र डालते हैं उस तोते पर, जो बेचारा भूख और प्यास के कारण इधर उधर भटक रहा था। तोता पानी की तलाश में भटकने लगा। आखिरकार वह एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां पर 99 तोते पहले से ही रहते थे। 99 तोतों ने देखा आज बावड़ी पर एक नया ही तोता आया है और वह कुछ ज़्यादा ही प्यासा है। बेचारा पानी पिए ही जा रहा है, पिए ही जा रहा है। उस नए तोते को देखकर सारे तोते खुश हो गए और आपस में बात करने लगे कि चलो इससे दोस्ती करते हैं, अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 100 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज बने हुए तोते के पास आ गए और अपनी तोतिया भाषा में, तोतिया विद्या में उन्होंने बात करने लगे, भाषा में बात करने लगे, हाल चाल पूछने लगे। चूंकि राजा भोज 15वीं विद्या निदान थे तो वह तोता की भाषा में भी जानते थे। राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं दुनिया का भ्रमण करके निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं आप सबके साथ ही रहूँगा। सारे तोते बहुत ही खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और किस्से कहानियाँ सुनाते। इस कारण सभी तोते सोचते थे यह तोता बहुत ही समझदार है, इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश भी नहीं भटकना पड़ता। यह हमें उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा भोज की इज्जत करने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब जब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सब का समय अच्छे से गुजरने लगा।
क्योंकि एक 15 विद्या निधान तोता उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे थे। लेकिन अब इन सभी तोतों के आगे आने वाली थी एक ऐसी समस्या जिसने इन्हें वन वन भटकने और अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ राजा भोज बने नाई की योजना बनाकर तैयार हो चुकी थी। उसने अपने राज में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो, महाराज का हुक्म है, तुरंत सभा लगाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्रीगण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़े दौड़े चले आए। जब सभी सभा में मौजूद हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहां तक हमारे राज्य की सीमा है वहां तक प्रजा जनों में संदेश भिजवा दो कि राजा का हुक्म है, जो भी नर नारी बूढ़ा जवान तोता मारकर हमारे पास लाएंगे उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2 दिया जाएगा, जो 10 लाएगा उसे 10 दिया जाएगा, और जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, जो 100 लाएगा उसे 100 सोने का सिक्का दिया जाएगा। राजा का यह हुक्म सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि यह राजा को क्या हो गया है, अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे हैं। किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि यह राजा का हुक्म था। पर जो भी हो, जैसे ही यह समाचार प्रजा जन में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकले लिए शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, तो कोई 2, कोई 10, कोई 20 संख्या में तोता लाता और उसे ही उतने सोने के सिक्के दिए जाते थे। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फला राजा एक तोता मारने के बदले में एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास भी पहुंच गया कि राजा नाई ने तोते मरवाने का हुक्म दिया है। वह चौकन्ना हो गया और सभी 99 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। सभी तोते बेचारे डरे सामे राजा भोज बने तोते पर आशा लगाए बैठ गए और बोले, प्रधान जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे, कृपया आप ही हमारा मार्ग तय करें। राजा भोज पर अब 99 तोतों की सुरक्षा का भार था। वह अपनी चतुराई से उन सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सभी 100 तोते रात के समय पेड़ पर बैठे मंत्रणा कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा कि एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण यूं कमर पर दरात बांधे और हाथ में बोरा लिए उनकी दिशा में बढ़ा चला आ रहा था। उसने तुरंत अपने प्रधान यानी राजा भोज को इसकी सूचना दी। शिकारी को यूं आता देख राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 तो जरूर मारे जाएंगे, इसलिए जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करना। सभी डरे सहमे भयभीत तोतों ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। फिर राजा भोज उनसे अपनी रणनीति समझाते हुए बोले, देखो, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते को देखकर प्रसन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह लालच में सारे तोते पकड़ने की सोचेगा, जिसके लिए यह हम सब पर बाण तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाण चलाने से वह 2 या 3 तोते ही पकड़ सकता है, बाकियों को नहीं। तो आप सबको एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी सोचे कि यह सब तोते तो पहले से ही मरे हुए हैं। कहने का मतलब यह, आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटकेगा वैसी ही आवाज आएगी पट, फिर दूसरे को पटकेगा तो फिर आवाज आएगी पट, फिर तीसरे को पटकेगा तो आवाज आएगी पट। पट की आवाज को गिनते रहना,
क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे पटकता रहेगा और जैसे ही पट की 100वीं आवाज़ पूरी हो जाए तब सारे एकदम उड़ जाना, एक साथ दम मार के उड़ जाना। इससे फ़ायदा यह होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे और इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने कहा ठीक है प्रधान जी, और सभी तोते पेड़ की टहनियों पर ऐसे गर्दन लटका कर लेट गए जैसे सभी मरे हुए हैं। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते को देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते थे। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हुए बोला, भगवान तू कितना दयालु है, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोते मिल गए, वह भी मरे हुए, मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी ने अपने धनुष बाण और बोरा नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ गया। प्रसन्नता से व्याकुल शिकारी एक एक करके तोते नीचे पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वह एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे गिरता, पट की आवाज होती, सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 99 तक पहुंच गई थी। अंत में बचे थे राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे पटकने ही वाला था। उससे पहले शिकारी की दरार धरती पर आ गिरा। अब 100 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फुर्र से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए राजा भोज। चूंकि राजा भोज प्रधान थे, इसलिए वह सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। बाकी 99 तोते उड़ चुके थे, लेकिन राजा भोज बना तोता शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी तोतों की चतुराई से काफी गुस्से में था। ऐसे धोखे की राफ लीला देखकर वह आग बबूला हो गया था। शिकारी राजा भोज बने तोते को बोला, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा। शिकारी पेड़ के नीचे उतरा और राजा भोज बने हुए तोते के अपने हाथों में पकड़ नगरी की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, शिकारी भाई। शिकारी इधर उधर देखने लगा और बोला मुझे किसने आवाज लगाई। चूंकि राजा भोज बना तोता मनुष्य की भांति बोल सकता था, उसने कहा, भाई मैं बोल रहा हूँ तोता, जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी थोड़ा हैरान होकर, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता, शिकारी भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे। शिकारी, मैं तुझे राजा के पास ले कर जाऊंगा, जहाँ मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो, मैं उस सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी अचंभे में, 10 सोने के सिक्के। तोता, हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी, तो ठीक है, मैं तुझे एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। तोते के चेहरे पर अब कुछ खुशी के अक्षर नजर आए। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुंच गया। वहां जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ, भाई भला मैं इस तोते का क्या करूँगा, इसे ले जाकर राजा को दे दे, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी, लेकिन यह तोता कहता है मुझे राजा को नहीं अपितु किसी सेठ को बेच दो, आप खुद ही इसे बात कर लो। सेठ अचंभे में, क्या यह तोता बोलता है। शिकारी, जी सेठ जी, यह तोता बोलता है, बहुत ही समझदारी भरी बातें करता है। सेठ, ठीक है, अंदर लेकर आ जा। फिर सेठ शिकारी व तोते को अंदर लेकर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 10 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए, मैं इस 10 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्के की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो यह शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहां मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से
अब तोते ने शिकारी से शिकारी का अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने फला सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ ऐसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लगेगी। सेठ जी, ठीक है, बता अब मैं क्या करूं? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम गुड़ खरीद लो, जितना भी गुड़ खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि एक सप्ताह बाद गुड़ का भाव दोगुना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का गुड़ खरीद लिया। दूसरे सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव दोगुना हो चुका था। उसने वही गुड़ दुगने भाव में बेच दिया। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था। वास्तव में यह तोता तो बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा, उसे प्रतिदिन अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसके लिए सभी ज़रूरत का सामान लाने लगा। तो दोस्तों, सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता था। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी रुई खरीदने के लिए कहता, कभी लोहा खरीदने के लिए, कभी चीनी खरीदने के लिए। मतलब धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बड़ा खुश था। तो एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज माला माल हो गया हूँ। तू बता आज क्या चाहता है, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई, तू उदास है, बता मुझे क्या बात है। धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे। तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, तोता भाई, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तू अपने बारे में बता। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को बताना मत, मैं अपने बारे में आपको सारी बातें बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी और अंत में तोते ने कहा कि यह तोता मार अभियान भी मुझे खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। सेठ पूरा किस्सा सुन दंग रह गया और तोता बने राजा के पैरों में गिर गया। तोता बने राजा के पैरों में गिरकर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा है। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोते ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है, लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। सेठ अपने वचन अनुसार राजा भोज बने तोते को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह से छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन पैदल चलते यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि यह मसला इतना गंभीर था कि वह हर किसी से इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। सेठ को फूंक फूंक कर अपने कदम रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करे तो करे क्या करे। महल के अंदर जाना उतना मुश्किल था जितना कि एक गरीब आदमी का राजा से मिलना हो। सेठ महल के बाहर बैठा रहा, उम्मीद लगाए कि भगवान एक रास्ता जरूर निकालेगा। अचानक सेठ ने देखा कि एक दासी नौकरानी महल से बाहर आई। सेठ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया कि आगे का काम यह नौकरानी ही कर सकते हैं। वह भागा और तुरंत उस दासी के पास जा पहुंचा। सेठ दासी से, बहन कृपा आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए।
दासी गुस्से में, क्या रानी सत्यवती से मिलना दूं? सत्यवती से मिलवा दूं? हमारी रानी इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि वह राह चलते किसी भी से अरे गहरे से मिले। जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सेठ दासी से, आप किसी भी तरह से यह समाचार रानी तक पहुंचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्के के नाम से दासी के चेहरे पर चमक आई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के? दासी, लाओ सेठ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 50 सोने का सिक्का थमा दिया। सिक्के अपने पल्लों में बांधकर वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आया है। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें बुलाऊं? रानी सत्यवती, ठीक है दासी, उसे हमारे पास लेकर आओ। दासी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती की कि रानी, केवल 1 मिनट में आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देख उसका मन पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी दासियों और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज है। किसी अनजान के मुख से ऐसे सब सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को नहीं समझ पा रही थी। राजा भोज, वह भी एक तोता, कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते चले जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी, आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं तक समाप्त होता है। बाकी की सारी दास्तां स्वयं राजा भोज तोता आपको बता देंगे। रानी अपने हृदय को फहराती हुई बोली, रुको सेठ, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा भोज है, आप यहीं रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा भोज की आने की खुशी में आपके नाम पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर उस पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके मन में, क्या आपके पास हमारी पूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? क्या आपके पास मेरी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? यह कथन सुनते ही रानी बोलती बोलती एकदम सुन्न पड़ गई और धीरे धीरे अपनी नजरें उस तोते की तरफ घुमाई जिसकी आंखों से जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर जो इस अवस्था में उनसे मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ का तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने बंदियों को बुलाकर आदेश दिया कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान हैं, इन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और मेहमान गृह की ओर चल दिया। अब रानी को राजा भोज तोते ने अपनी पूरी दास्तान सुना डाली कि कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी ने भी उसके महल में आने के पश्चात राजा भोज तोते को उनकी सारी कहानी सुनाई और बोली, महाराज, ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह कोई बहुरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आपने मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15 विद्या विधान शासक हैं, तो कृपा आप ही इस समस्या का समाधान करिए। आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों,
नाई कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह केवल 15वीं विद्या जानता था, क्योंकि राजा भोज पूरी 1 से लेकर 15 विद्या तक सभी जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, राजा भोज जो तोता बने थे, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और न ही होनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूँगा आपको वही करना होगा। रानी सत्यवती, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कृपा आप मुझे आगे की योजना बताइए। राजा भोज, तोता, रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए और एक बंदी से कहकर नाई के पास संदेशा भिजवाइए, जिसमें आप उससे माफ़ी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं और मुझे किसी से ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे न देख सकें। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फिर उसने योजना अनुसार एक दासी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा भोज बने नाई तक एक संदेशा भिजवाया, जिसमें रानी राजा नाई से माफ़ी मांगते हुए अब उन्हें महल में बुलाना चाहती है। दासी रानी का संदेश लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गई, जो रानी भानुमती के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर दासी राजा नाई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया है ताकि वह सबके सामने आपसे माफ़ी मांग सकें। कृपया अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। यह सारी बात दासी ने राजा बने नाई को हाथ जोड़कर कह डाली। राजा नाई, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो हम शीघ्र ही समस्त मंत्रीगण के साथ महल में पधार रहे हैं, हमारे स्वागत की तैयारी करो। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा नाई जरूर आएगा, इसलिए रानी ने तोता बने राजा को एक कपड़े से ढककर कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा नाई और मंत्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा राजा नाई समस्त मंत्री गणों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा नाई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर अति शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप यह भली भांति जानते हैं कि मैं एक पवित्र पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपा आप अब मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे दान दे दीजिए। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अपनी इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी रहती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर वापस आऊँगा सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं। इतनी बात सुनने के बाद राजा बना नाई लाभ के साथ नाई मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहाँ मौजूद होकर उसकी सारी बात, उसकी रासलीला को देख रहे थे। केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे जब नाई एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले।
राजा नाई, ठीक है रानी, बताइए क्या देखना चाहेंगी आप। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उसे मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेशानुसार नौकर मरा हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा नाई के सामने पटक दिया। रानी, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डाल इसे जीवंत कर अपनी विद्या का परिचय दे। राजा नाई, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नाई मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवंत हो उठा। अब नाई के प्राण बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठा तोता यानी कि राजा भोज इसी एक क्षण की तलाश में थे। उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के शरीर में डाल दिए। फिर तोता प्राणहीन होकर गिर गया। वहाँ मौजूद समस्त जन अचंभे में थे कि यह क्या हो रहा है। अचानक राजा भोज ने कहा, जो कि असली रूप में आ चुके थे। राजा भोज, बेड़ियां लाओ, मोटी मोटी जंजीरें लेकर आओ और इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि यह भाग न जाए। राजा का आदेश सुन तुरंत बेड़ियां लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने के बाद राजा भोज ने अपनी सारी आप बीती वहाँ मौजूद समस्त मंत्री गणों को सुनाई और कहा, भला हो इस सेठ का जिसने मेरी काफ़ी मदद की और अच्छाई का साथ दिया। राजा की बात सुन सभी मंत्रीगण बोले, महाराज हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान न सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। कृपया अब आप ही इसकी सजा मुकर्रर करिए, इसकी सजा तय करें। राजा भोज, इसके लिए मृत्यु दंड पर्याप्त नहीं है। इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में यह घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 5 जूते मारकर ही जाएगा और कोई भी अंदर आएगा वह भी 5 जूते मारकर ही अंदर आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां से पहरेदार को बैठा दिया गया। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी आए या जाए इसे 5 जूते मारे बगैर नहीं आ जा सकता है। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सादर सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज ने अपना राजपाट भी खुशी खुशी से संभाल लिया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये भी बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को शेयर करें। फिर मिलते हैं नई कहानी में।